नमस्कार दोस्तों, युवा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस शो में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही कम समय में सागर शहर में बहुत ही अच्छा अपना नाम किया हुआ है और चिकित्सा के क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा योगदान है। हम बात कर रहे हैं सागर शहर के डॉक्टर मनीष जैन जी। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार, साहब, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। तो सर, क्या वजह रही है कि आपने इस फ़ील्ड को चुना? बेसिकली मेरे कोई परिवार में इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मतलब कोई ऐसे दूर-दूर तक कोई डॉक्टर परिवार में नहीं रहा। ये भी मतलब एक अपने आप में एक्सीडेंट है कि मैं इस फील्ड को मैं आया। हम लोग 5 कज़न थे, जो स्टार्टिंग से हम लोग शुरू से पढ़ते थे, फर्स्ट क्लास से हम लोग सब साथ में पढ़ते थे। 10th का रिजल्ट आया है, तो उन लोगों के जितने मेरे और जो 4 कज़न थे, वो ऑलमोस्ट उनके 80% के ऊपर थे। मैं ही अकेला बचा था जो 60% के 60% के अराउंड मेरे आए थे। और मैथ्स में मेरे 47 मार्क्स आए। और बाकी सब उनमें से मेरे कजन थे, उनमें किसी के 100 भी मार्क्स थे मैथ्स में। तो फाइनल घर वालों ने किया कि तुम मैथ्स तो नहीं करना, तुम कुछ बायो या कोई और दूसरा सब्जेक्ट लो। और उन चारों ने मैथ्स लिया, मैंने बायो लिया, क्योंकि हम लोग सब साथ में पढ़ते थे, पूरे फैमिली रिलेटिव हैं। तो एक एक्सीडेंटली हमने बायो ले लिया। बाकी चारों ने इंजीनियरिंग करी और चारों डेफिनेटली आज भी अच्छी पोस्ट पे सब जगह कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सर्व कर रहे हैं। ये होने के बाद में मैंने बायो लिया, फिर 11th 12th में थोड़ी सी पढ़ने लिखने की इच्छा रही। फिर 12th के बाद में हम सभी लोग कोचिंग करने के लिए कोटा चले गए, चारों के चार, पांचों के पांचों। और वो चारों इंजीनियरिंग में उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा कोई ऐसे बहुत काइंड ऑफ एक्सीडेंट है, ऐसा कोई प्लान नहीं था ना, ऐसा कुछ घर वालों का कोई प्रेशर था, ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि एक कृषक बैकग्राउंड से मेरा बैकग्राउंड है, मतलब अभी भी खेती होती है। तो ऐसा कुछ नहीं था, पढ़ने लिखने का भी बहुत बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन हमारे मामा या जो हमारे साथ में जो मेरे कजन थे, उनके गाइडेंस के कारण से बायो लेने के बाद में और फिर लगा कि इसके लिए पढ़ना चाहिए, तो फिर इस फील्ड में आ गया। अच्छा। सर मैं एक क्वेश्चन मेरा ये भी था आपसे कि सर कोविड के टाइम पे आपने सर बहुत अच्छा काम किया है। तो सर कहीं न कहीं आपके परिवार वाले मतलब डोंट माइंड कि उन्होंने ये नहीं बोला कि जान है तो जहान है और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो उस टाइम पे आपकी थॉट प्रोसेस क्या रही थी सर? मैं और कोविड के इसमें बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कोविड में काम किया और मेरे ख्याल में मुझे काफ़ी हद तक जो रिकॉग्निशन मिला इस शहर में या कहीं पे भी बाहर जो रिकॉग्निशन मिला, उसमें मेरे कोविड के दौरान डेडिकेटेड वर्क को काफ़ी हद तक रिकॉग्निशन मिला। मैं जब एक कोविड था, तो हमारा सेकंड बेबी भी हुआ, मतलब दूसरे अच्छा। नंबर का बेबी जो छोटा मेरा मानविक है, हुँ, हुँ, वो इस टाइम पे ही हुआ। हुँ, 23 मतलब जब सेकंड वेव थी, जब पीक सेकंड वेव थी, तो 23 जुलाई की बात है। वो भी प्री टर्म हुआ, उसका बाद में उसका ड्यू था, लेकिन 1 महीने पहले ही उसका हुँ, ड्यू हुआ। मतलब मैं घर से निकल रहा था, तो वहाँ पे मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि उसको कुछ एब्डोमिनल पेन वगैरह हो रहा है। तो मतलब मुझे तो जाना था, तो बीच में जो हमारे सामने मैम रहती है, उनको मैंने बोला कि मैम इसको आप देख लें। हुँ, फिर वो यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया, उनने शिफ्ट किया। और शिफ्ट करने के बाद में मतलब मैं तो राउंड लेने के लिए, राउंड में भी सभी मोबाइल वोबाइल लेके नहीं जा सकते थे, पीपी वगैरह पहन के स्टार्टिंग में राउंड लेने जाते थे। तो अंदर में गया, तो अंदर मेरी बात भी नहीं हो पाई, यहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन भी आ रहे थे। फिर एक हॉस्पिटल का स्टाफ मुझे अंदर वार्ड में बताने आया कि घर से फ़ोन आ रहा है, बहुत अर्जेंट फ़ोन आ रहा है। तो मैं बाहर आया बीच राउंड में से, और मेरे यहाँ आने के बाद मेरे यहाँ आने पर पता पड़ा कि उसका सीजर प्लान है, सीजर हो रहा है, सीजर चल रहा है। और सीजर चलने में, और वो प्री मैच्योर बेबी था, अराउंड 7 मंथ में बेबी हो गया था। तो फिर उसको मैंने यहाँ से लेके फिर एक हॉस्पिटल में उसको बेबी को भी एडमिट करना था। बेबी को एडमिट किया, लगभग मैं 2 ढाई घंटे में यहाँ रहा। और जो राउंड छूटा था, तो 2 ढाई घंटे बाद में फिर से मैं अपने राउंड लेने के लिए वापस वहाँ चला गया था। तो इस दौरान मेरा बेबी भी हुआ, छोटा बेबी भी हुआ। और मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद या सबसे बड़ा जो फेथ है, वो घर वालों की रही, कि घर वालों ने एकदम ब्लाइंडली मेरे साथ खड़े रहे कि ठीक है, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और अच्छा करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, परिवार को भी कुछ नहीं होगा। और मेरे परिवार या क्लोज जितने लोग थे, मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसे कोई दिक्कत हुई। और उनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेजरली जो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो परिवार को लेके आ रही थी। परिवार वाले बहुत हद तक रोक रहे थे लोगों को, स्पेशली डॉक्टर्स को, कि डॉक्टर के जो परिजन थे, बहुत सारे लोगों ने 2 2 3 3 महीने तक प्रैक्टिस बंद भी रखी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा या सब लोगों का ये रहा कि मेरे घर वालों ने तो कभी एटलीस्ट मना नहीं किया। मेरे छोटे बेबी होने के बाद जैसे ऑफिशियली रहता है कि पैटर्निटी लीव रहती है या आदमी छुट्टी ले लेता है, और उसके बाद भी कभी कोई छुट्टी नहीं ली, ना कोई पैटर्निटी लीव के लिए एप्लीकेशन दी। और मेरी वाइफ वो फिर उसका छोटे बेबी हुआ, एडमिट रहा, बोला हमें 1 महीने तक बाद में भी एडमिट रहा।
तो मैं तो अपना काम कंटिन्यूस करता रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं तक उसकी केयर करती रही। मुझे जो बीच में टाइम मिला मैं करता रहा, लेकिन घर वालों की तरफ से कभी ऐसा नहीं रहा कि नहीं तुम अभी नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे करके। तो इन सब चीज़ों के पीछे एक मतलब बोला जाए तो बिहाइंड द कर्टन है, मतलब पर्दों के पीछे की स्टोरी है कि सर कैसे काम कर पाए बहुत करके। बड़ा योगदान रहा है सर ये तो, मतलब कि आपकी फैमिली में इतनी सीरियस प्रॉब्लम है और उसके हाँ बाद सर आप इस तरह लगे, तो सर ये तो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है और बहुत ही अच्छी बात है। और सर शिवराज सिंह चौहान जी से कुछ आपका संवाद था, हाँ। तो वो किस तरीके से संवाद था? ये बेसिकली मतलब उन्हें जितने भी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जो हेल्थ में काम करते हैं, मेडिकल एजुकेशन में काम करते हैं, अराउंड 5-6 हज़ार डॉक्टर्स जो काम कर रहे थे कोविड के उसमें। तो मुझे नहीं पता कि मेरा कैसे कैसे सिलेक्शन किया गया उसके लिए कि मुख्यमंत्री जी एक वीडियो कॉल के थ्रू आपसे बात करेंगी। तो मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉल के थ्रू उन्होंने मुझसे बात करी। मतलब उनका भी पहला क्वेश्चन यही था जो आपका क्वेश्चन है जी जी जी। कि घर वाले मना तो नहीं करते, घर वाले रोकते तो नहीं है, घर वाले को डर तो नहीं लगता। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं भी आपको देखता रहता हूँ कंटिन्यूस। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला मैंने कि आपको मैं भी कंटिन्यूस वॉच करता रहता हूँ, और आप भी किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से जुड़े हैं, इतनी सारी मीटिंग लेते हैं इससे सारे कि लोगों को ड्रग डिलीवर हो पाए, ऑक्सीजन के लिए आप देखते रहते हैं, कई बार आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली वाले भी जितना आपको रोकते होंगे तो उतना तो मेरी फैमिली वाले भी बोलते होंगे। लेकिन थोड़ा सा आप भी एक सामाजिक जीवन में हैं, आपका सामाजिक जीवन है, लेकिन हमारा तो और चिकित्सीय जीवन है, हमें तो और सामने खड़े होना है। तो ये कहीं ना कहीं, और जब मरीज ठीक होके जाता है, वो मरीज ठीक होके जाता है और उसको लगता है कि हाँ भाई हम इनके उससे ठीक हुए हैं, तो वो जो मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेशन और बाकी जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है उसको दूर करके और प्रेरणा देता रहता है कि हाँ ठीक है कुछ अच्छा किया करके। बहुत सारी स्टोरी है ऐसे कोविड के टाइम की कि मतलब मैं जनरली एक राउंड जो मेरा होता था वो सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राउंड होता था, और फिर मैं एक बार कोशिश करता था कि रात को 12-1 बजे 2 बजे जितने बजे भी फ्री हो, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम आती थी रात को ही कि कभी किसी का ऑक्सीजन का किसी ने मास्क निकाल लिया, कोई खाना नहीं खा पाए शाम को, मेजर समस्याएं रात को आती। तो मेरा एक फोकस रहता था कि मैं जितने बजे फ्री होता था, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे, उतने बजे भी जाके एक बार मैं पूरा राउंड लेता था। जो हमारे जिस आईसीयू का मैं इंचार्ज था, 40-45 मरीज मेरे अंडर हमेशा उसमें एडमिट रहते थे। तो मतलब ऐसे बहुत सारी स्टोरी है, उनमें से कुछ कुछ स्टोरी जो है कि मैं रात को लगभग 2-2:30 बजे राउंड ले रहा था, तो एक हमारा पहले से परिचित है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो एडमिट था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई गोपाल तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। मतलब बेसिकली कोविड के टाइम पे एक तो ऑक्सीजन थी, और ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिशन था कि भाई वो कुछ खा पी पाए। मतलब उनकी इतनी ज्यादा वीकनेस आती थी कि अगर उसके बाजू में खाना रखा भी है तो भी वो नहीं खा पा रहा। हम लोग का मेन ही फोकस राउंड में होता था कि उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, वो कैसे भी उसको दूध पिलाई जाए, कैसे भी उसको बिस्किट खिलाएं, उसको खाना खिलाएं। हमारे जो वार्ड बॉय, जो नर्सिंग स्टाफ, सबकी सिर्फ ड्यूटी इसी के लिए रहती थी, 2-2 3-3 लोगों के लिए सिर्फ इसलिए ड्यूटी थी कि कैसे भी करके उनको खाना खिलाना है, क्योंकि उनके कोई परिजन तो साथ में है नहीं। परिजन बहुत सारे मनोभाव करके खिलाते रहते हैं परिजन बार बार। देखो मरीज तो थोड़ा सा मरीज ही रहता है कि भाई कोई अगर रिक्वेस्ट करे थोड़ा सा बोले तो वो खा भी ले। तो उसको मैंने बोला कि बोल, वो उसने बताया मुझे कि 2-2.5 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। तो उसकी जो थाली रखी थी, थाली में ही उसकी दाल वगैरह थी, दाल में उसके ऐसे रोटी के टुकड़े वगैरह उसमें बो करके कि खाने लायक थोड़ा सा हो जाए, उसको प्रॉपरली ऐसे मिक्स करके मैंने फिर चम्मच से 2:30 बजे उसको 2-2.5 रोटी खिलाई। 2-2.5 रोटी खाने के बाद मतलब उसके अंदर मतलब इतना कॉन्फिडेंस आया, मतलब इसमें कॉन्फिडेंस का बहुत हद तक कई बार रोल था। और उसको कॉन्फिडेंस आया कि जब बताओ ये इतने हमारे लिए लगे हैं, 2:30 बजे हमें खुद खाना खिला रहे हैं, तो हम इतने क्यों अंदर से टूट रहे, इतना क्यों हम अंदर से दुखी हो रहे कि हम नहीं बचेंगे करके, जब इतना ये लगे हैं 2:30 बजे आके खुद खाना खिला रहे हैं। और वो अभी भी जब आता है, अभी भी हमेशा आता रहता है, तो हमेशा वो वही चीज़ याद करता है। तो हम हमेशा लगता है कि ज़िंदगी में आपने कुछ अगर अच्छा किया है और लोग उसको आपके अच्छे काम को कुछ अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी यही अपनी ज़िंदगी धन्य है, और ज़िंदगी का अपना मोटो है। और सर कोई एक ऐसी कहानी या कोई ऐसी घटना जिसने नई दिशा दी हो? घटनाएं बेसिकली बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती थी, स्पेशली सबसे ज़्यादा जो हमारी टीम थी, हमारी टीम जो सबसे ज़्यादा व्यथित होती थी यंग डेथ से। अगर कोई यंग डेथ हो जाए, मतलब कोई डेथ तो कोई भी हो हमेशा अच्छी, मतलब हमेशा बेकार ही होती है, हमेशा ट्रॉमेटिक होती है।
लेकिन स्पेशली जो यंग डेथ होती थी, तो कोई अगर कोई कम एज की, मान लो कोई 30 साल का, 35 साल का, ऐसी कभी कभी डेथ हो जाती थी, जिसमें हम लोग पूरे फिर से सब बैठ के अपने आप को फिर से फ्रेम करते थे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। स्पेशली हमारा एक जो हमारे खुद के मेडिकल ऑफिसर थे, और शुभम शुभम की डेथ के बाद तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें और चेंज करने की कोशिश करी, और अपने प्रोटोकॉल्स अपडेट इन सब चीज़ों पर बहुत हद तक फोकस किया। कई कई चीज़ें मतलब ऐसे स्पेशली एक पेशेंट जो थे, अलग अलग वार्ड रहते थे, तो एक हमारे वार्ड में हमारे पेशेंट आए, जो जैसे खाने पीने का बता रहा हूँ मैं कि खाने पीने की शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से सोची कि मेन तो इसमें खाना पीना है। एक दूसरे वार्ड से पेशेंट शिफ्ट हुआ, वो 2 दिन से वहाँ एडमिट था। वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट रहते थे, सारी वार्ड एक होता था, सस्पेक्टेड जो वार्ड होता था। तो उसने 2 ढाई दिन से कुछ वहाँ पे, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। तो मैंने उसको पूछा कि कुछ खाना है करके, तो उसने बोला हाँ। तो उसके पास कुछ एप्पल रखे थे, मतलब परिजन दे जाते थे, एप्पल रखे थे। तो अपनी वो देसी स्टाइल में जो ये गिलास होता है, चाकू वाकू तो नहीं था, तो गिलास जैसे रहते हैं, वो गिलास नुकीले थोड़े से गिलास रहते हैं, तो उसमें से फंसा फंसा के उसके 4 से टुकड़े करे गिलास के, उसके वो, और उसको रात को उसको खिलाए, दोपहर की बात है, उसको खिलाए। उसने बैठ के आराम से खा भी लिए। और वो बोला कि मतलब डॉक्टर साहब, हम आपकी शक्ल तो नहीं देख पा रहे हैं मास्क के कारण से, लेकिन अगर हम ठीक हो गए तो ये जो आप हाथ खिला रहे हैं, हाथ हमें जिंदगी याद रहेंगे कर, कि किन हाथों ने हमें खिलाया। मतलब बहुत प्रयास के बाद भी उनको सरवाइव नहीं कर पाए, मतलब उनको नहीं बचा पाए, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन थी और भी कोमॉर्बिड कंडीशन थी। लेकिन हमेशा वो चीज़ें कहीं ना कहीं याद आती है, हमेशा वो चीज़ अपन मिस करते हैं कि चीज़ें मतलब लोगों को लिटरली तब जरूरत थी, लोगों को सही में जरूरत थी, और सही में जरूरत थी जब प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें इतनी महंगी थी कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक रात को मैं अपनी प्राइवेट क्लिनिक में बैठा था, लगभग 2:30-3 बजे 3 लोग टीकमगढ़ जिले से आए एक वैन में। उसमें वो जो एक कार चलाने वाला उनका लड़का था जो वैन चला रहा था, और उनके माता पिता दोनों पीछे सीट पे लेटे थे। तो उनके माता पिता को, तीनों को, जो कार चला रहा था उसका ऑक्सीजन भी 60 आ रहा था, सिर्फ 60 उसका ऑक्सीजन आ रहा, और उसके माता पिता की तो ऑक्सीजन 40 वगैरह में आ रहे थे। कोई कहीं बेड ही नहीं मिल रहे थे, सब चीज़ें कुछ नहीं थी। फिर हमने वहाँ पे मेडिकल फ़ोन किया, एक नया वार्ड था वो खुलवा है, लगभग 3 सवा 3 बजे, और स्टाफ के साथ मिलकर हम उसको 3 सवा 3 बजे उसको भर्ती करवाए वार्ड में, दोनों को एम्बुलेंस व्हील चेयर वगैरह से कैसे शिफ्ट करके, सामने स्टाफ के सामने सब हम लोगों ने उसको इंजेक्शन लगाए, सब चीज़ें करी। उनमें से 3 में से एक लोग को, उसको जो कार चला के आया था उसकी एज कम थी, उसको हम लोगों ने बचा लिया, बाकी उसके मदर फादर को नहीं बचा पाए। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे दुख भी होता था कि मतलब इतना सब होने के बाद भी, और उसके पास कम से कम वो 10 लाख रुपए अपनी कार में भी रख रखे थे उसने, कि कहीं भी कितने पैसे लग जाए पर हम तीनों का इलाज करवा दो करके। पैसे वैसे का तो कोई मैटर था नहीं कि कोई पैसे से कहीं लगने हैं कि कुछ है, और पैसों से तब कुछ हो भी नहीं रहा था कि कोई प्राइवेट में वो हो जाए। तो तीनों को भर्ती करने में कम से कम ये हुआ कि जो मतलब उनके परिवार को चलाने वाला था उसको सर्वाइव कर वो बच गया, उनके मदर फादर को तो नहीं बचा पाए। तो ये बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ हमेशा कुछ अपने आप को मोटिवेट करने की, कुछ डिमोटिवेट करने की, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरी रही है कि जब कभी ऐसे सोचते हैं कि चीज़ें कितनी कठिन थी, चीज़ें डेफिनेटली कठिन थी थोड़ी सी। तो सर ये तो है सर, आपकी बातों से मतलब समझ में आया कि जैसे डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो सर कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आप समझ में आ रही है कि सर जिस तरीके से आपने योगदान दिया, एक बहुत अच्छी और बहुत एक आश्चर्यजनक बात है कि इतना मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, और आपने इतना ज़्यादा सरवाइव किया। और चलिए और सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी था आपसे कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो कि इतनी अच्छी लेवल पे है, फिर भी सर इसमें ऐसी कौन सी कमी है जिसको छोड़ के लोग बाहर इलाज कराने के लिए जाते हैं? तो कब ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट सेटअप जो होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट सेटअप और प्राइवेट सेटअप का कभी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सेटअप एक अलग चीज़ होती है, प्राइवेट सेटअप एक अलग चीज़ होती है। नंबर ऑफ पेशेंट इतने रहते हैं, नंबर ऑफ स्टाफ उतना नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं होता है। प्राइवेट में आपको 25-50 पेशेंट देखने के लिए हो सकता है कि आपके पास में 30-40 नर्सिंग स्टाफ हो, हमारे पास में 750-800 पेशेंट देखने के लिए सिर्फ 150 नर्सिंग स्टाफ है। वार्ड बॉय वगैरह का भी वो रहता है, थोड़ा सा लोगों का नजरिया गवर्नमेंट के प्रति अलग रहता है, कुछ कुछ फैसिलिटी जो रहती है वो टाइमली प्रोवाइड नहीं हो पाती।
लेकिन गवर्नमेंट सेटअप को जैसे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट सेटअप जैसे काम करता है, अगर क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट सेटअप की चीजें नेगेटिवली ज्यादा पब्लिश होती है, प्राइवेट वाले कहीं ना कहीं मैनेज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रहता है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट सेटअप में उतना काम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर बीएमसी की बात करूँ, मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, वहाँ पे लोगों में साल भर की 3 लाख ओपीडी है, ठीक है ना, 3 लाख पेशेंट दिखाने जहाँ पे आ रहे हैं, पर डे की 2000 ओपीडी है, 2000 पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं, डेली के 70 से 80 एडमिशन है, दिन की 40 सर्जरी है, मतलब हमें 700 से 800 पेशेंट हमेशा भर्ती रहते हैं। ऑक्यूपेंसी की बात करूं कि बेड के लिए, अभी आप हमारे मेडिसिन वार्ड में जाके जाए, हमारे पास 155 बेड है हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में, हम लोग राउंड द क्लॉक 12 महीने 200 मरीज भर के रखते हैं। कम से कम हर वार्ड में आपको 8 से 10 पेशेंट जमीन में लेटे हुए मिलेंगे। तो अगर कोई आके इलाज करा रहा है जमीन में इलाज करा रहा है, जमीन में लेट के इलाज करा रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर आदमी की इतनी मजबूरी है, उनमें से बहुत सारे अफोर्डिंग भी होते हैं, सब चीजें रहती है, और कुछ ना कुछ अच्छा काम कर ही रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीजें पेपर में पढ़ने के लिए लगती है कि ये बहुत सारा ऐसा हो गया, और ये अपने आप में जहाँ पे 2000 पेशेंट भर्ती हैं, तो जहाँ पे 700-800 पेशेंट भर्ती हैं, उनके 5-5 अटेंडर हैं, तो ये कुल मिला के एक ऐसा एक प्रॉब्लमेटिक बिग गांव, मतलब अपने आप में एक गांव की जितनी पॉपुलेशन नहीं हो सकती, उससे ज्यादा तो वहाँ की पॉपुलेशन रहती है, 1000 स्टाफ है, तो हमें 5-6 हजार आदमी वहाँ पे हमेशा वहाँ पे पूरे टाइम रहते हैं उस एरिया में, और 5-6 हजार वो आदमी है कि जो परेशान है, मतलब जो बीमारी है, बीमारी हमेशा किसी के परिवार में हमेशा परेशानदायक ही रहती है, और समाज में भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुराई करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं डेथ तो होती है, मृत्यु तो होती है, और ऐसा हमेशा कुछ नहीं है कि ये कोई डॉक्टर की नेग्लिजेंस से होती हो, कोई स्टाफ की नेग्लिजेंस से होती हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि आज के समय में लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है, उनको लगता है जैसे हर चीज है, मालूम कोई भी चीज, कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हो तो उस पुस्तक में भी लिखा है कि भाई इतने ऑपरेशन में इतनी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन और नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस एक अलग वर्ड होता है, नेग्लिजेंस मतलब कि भाई वो जानबूझ के आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, कॉम्प्लिकेशन मतलब भाई ये आप करोगे तो ये समस्याएं हो सकती है करके, जैसे अपने बिजनेस के मॉडल होते हैं, बिजनेस फ्रेमवर्क होता है कि भाई ये करेंगे तो इतना इसमें पॉसिबिलिटी होगी कि भाई इतना चीजें खराब निकल जाएं, इतनी चीजें ना बिकें, इतना परसेंट आपके पास डेड स्टॉक रह जाए, मतलब कोई भी अपन बिजनेस करते हैं तो 100% चीजें एक जैसी तुरंत नहीं होती, ठीक है, बिजनेस से एकदम से इसकी मानव शरीर की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसे ही होता है कि भाई ये बीमारी है, इसको आप ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं तो इतने परसेंटेज में कॉम्प्लिकेशन होंगी। तो आज के समय में क्या हो गया कि कॉम्प्लिकेशन लोगों को लगता है एक्सेप्टेड नहीं है, कॉम्प्लिकेशन लोग स्वीकार करने के लिए जरूरत है, सब कॉम्प्लिकेशन को नेग्लिजेंस का नाम दिया जाने लगा कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस होने लगा, ऐसा जो नेग्लिजेंस नहीं है, वो तो वेल नोन कॉम्प्लिकेशन है कि भाई इसमें ये सब चीजें होंगी। अब वो हो सकता है कि वो पार्ट, अब ये थोड़ी सी अपनी किस्मत होती है, या ये रहता है कि आपके साथ हो रही है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही, मतलब वो भी कोई कभी, और मुझे तो ऐसे लगता है कि जो झोला छापी डॉक्टर होते हैं या कोई भी वेल सेटअप होते, कोई भी कभी आदमी कभी भी नहीं चाहता कि कोई हमारा मरीज गड़बड़ हो, कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि उसका काम ही वो है, जैसे कोई बिजनेसमैन है वो नहीं चाहता कि हम कोई गलत सामान बेचें, गलत वो करें, क्योंकि उसका बिजनेस ये है कि अगर वो अच्छे से करेगा तो उसको कल लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे करके। तो ये नेग्लिजेंस या जो इन चीजों का नाम आता है, कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो वो वेल नोन कॉम्प्लिकेशन ऑन डिसीज की, और इसीलिए रहता है कि भाई फिर उसके बाद तो कुछ चीजें तो होती नहीं करके। सही है। और सर जैसे आजकल का जो युवा है, आजकल की जो जनरेशन है, वो सर डेली रूटीन में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो सर इनके लिए कोई टिप्स या कोई ट्रिक्स जो आप बताना चाह रहे हैं? क्या है कि मतलब आज के समय में दो चीजें बड़ी मतलब समस्या पैदा हो गई, एक तो सबसे बड़ी समस्या पैदा मोबाइल ने करी है, मुझे लगता है कि वैसे उसके जितने बेनिफिट के साथ लॉस भी सबसे ज्यादा है। जब अपन इसको देखते हैं कि वर्ल्ड में डाटा कंजम्पशन के मामले में इंडिया टॉप पे है, तो डाटा कंजम्पशन हो रहा है और कुछ तरह क्रिएटिव बाकी कोई फ्रेमवर्क में निकलता नहीं है, तो जबरदस्ती का कुछ डाटा यूज हो रहा है, आप अननेसेसरी चीजें यूज कर रहे हैं, तो जो स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनमें जो फिजिकल जो इनएक्टिविटी का एक बहुत हद तक रीजन मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो मोबाइल का ज्यादा यूज है। फिजिकल इनएक्टिविटी क्या होता है कि जैसे कोई भी डिसीज है, डिसीज तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि आपको 5th डिकेड 50 साल के ऊपर ही शुरू होना है, तो जब यंग वो रहता है तो उसको इन चीजों का ज्ञान नहीं रहता है या भान नहीं रहता है, तो अपन अपने हिसाब से अपन को लगता है कि अभी तो हमें कुछ नहीं होने वाला,
लेकिन अगर अभी अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार रहे हैं, लाइफ स्टाइल में स्पेशली जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका वो फिजिकल एक्टिविटी पे, कि आप कुछ ना कुछ कम से आपकी 15-20 मिनट की वॉक हो, डेली वॉक हो। खाने पीने के मामले में भी कि आप टाइमली, सिर्फ ये नहीं कि आपने फास्ट फूड खा लिया, आपने कहीं पे बर्गर या ये सब चीज़ें खा के काम चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय हमारे शो के लिए दिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज आप मिले डॉक्टर मनीष जैन जी से। अगली बार फिर हम मिलते हैं किसी नए अंदाज में, किसी नए स्टार के साथ। तब तक आप देखते रहिए युवा न्यूज़।